दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी एक चिट्ठी और उन्होंने रक्षा मंत्री से कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद की मांग की है और साथ ही उन्होंने चिट्ठी में दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर देने की भी मांग उठाई। मनीष सिसोदिया ने कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से दिल्ली में कई और अस्पताल बनाने की मांग भी की है। तो एक बार फिर से मांग की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से कि सेना की मदद दी जाए। हालांकि सेना की मदद के लिए ये पहली चिट्ठी है जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से लिखी गई है, लेकिन इसके अलावा भी उनकी तरफ से केंद्र सरकार से मांग रखी गई है कि डीआरडीओ की मदद से दिल्ली में कई और अस्पताल बनाए जाएं। इसके अलावा ऑक्सीजन टैंकर देने की भी मांग उठाई गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को बजरंग बहादुर नाम के एक तहसीलदार ने सड़क पर मेंढक चलवाकर उन्हें कुछ इस तरीके से सजा दी। इस दौरान वहां ढोल नगाड़े भी बजवाए गए। इतना ही नहीं, मेंढक चाल चल रहे लोगों को तहसीलदार पैर से मारते हुए भी दिखाई दिए। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने तहसीलदार को सबक सिखाने के लिए मुंह काला करने की चेतावनी दे डाली। आज हमने जो कार्रवाई किया है उसका उद्देश्य ये है कि दूसरे लोग जो देखें वो इससे प्रेरित हों और इसकी चर्चा हो, ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किस प्रकार से दंड मिलता है इसकी जानकारी लोगों को हो। उधर मध्य प्रदेश में हर दिन हजारों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो राज्य में 12,379 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वहीं इस महामारी ने 102 लोगों की जान ले ली। अच्छी बात यह रही कि जितने लोग बीमार हुए उससे कहीं ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए। पिछले 24 घंटे में 14,562 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं राज्य में 88,511 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए शिवराज सरकार ने भोपाल में नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। भोपाल में अब नाइट कर्फ्यू 10 मई तक लागू रहेगा। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत के आंकड़ों ने लोगों में एक बार फिर से खौफ भर दिया है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में कोरोना की वजह से 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में जहां 20,394 लोगों को कोरोना हुआ, तो वहीं इस महामारी ने 407 लोगों की जान ले ली। वहीं इस दौरान 24,444 लोग ठीक भी हुए। राहत की बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है और ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। देश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में पूरे देश में कोरोना के 3,68,000 नए मामले सामने आए, जो कि कल के मुकाबले 24,000 कम हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 3,417 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का यह आंकड़ा भी कल के मुकाबले कुछ कम है। कोरोना से जारी लड़ाई में एक अच्छी खबर यह है कि एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना की रफ्तार महाराष्ट्र में भी कुछ कम हुई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो राज्य में 56,647 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की वजह से 669 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 51,356 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,672 नए मामले सामने आए, जबकि 79 लोगों ने इस महामारी से दम तोड़ दिया। राज्य में अब तक इस बीमारी से 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर मुंबई में वैक्सीन की कमी की वजह से आज 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसे लेकर बीएमसी की तरफ से वैक्सीन सेंटर्स पर लोगों से भीड़ नहीं लगाने की अपील की गई। हालांकि 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए 5 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां रजिस्ट्रेशन के बाद ही लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। मुंबई के सबसे बड़े बीकेसी कोविड सेंटर पर मौजूद है, जहां पर 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनका टीकाकरण शुरू हो गया है। लेकिन यहां की 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहां पर आज सुबह एक बोर्ड लगाया गया है और ये कहा गया है कि वैक्सीन की कमी के चलते 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों को पहले से कहा गया था कि उन्हें मंडे को वापस आना है सेकेंड डोज के लिए, लेकिन
जब वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उन्हें ये पता चल रहा है कि आज उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? क्या बताया गया था पहले आपको? टीवी पर भी दिखाया गया था, पेपर में भी आया था कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन बंद रहेगा। सब मंडे से सबके लिए चालू हो जाएगा। इसलिए हम लोग अभी मंडे सोच के आए, लेकिन टीवी पे कल दिखाया नहीं कि किसमें नहीं आया कि बाबा आज भी सीनियर सिटीजन के लिए। बीकेसी के जो डीन हैं वो हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। डेरे सर, 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पर उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगी, शॉर्टेज है वैक्सीन की। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? अपील तो यही करेंगे कि हम राह देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 45 प्लस और 60 प्लस, फिर हेल्थ केयर वर्कर भी कुछ बचे हैं, FLW भी कुछ बचे हैं, इनका तुरंत रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन शुरू किया जाए, जिनके इनको सारी वैक्सीन मिले। यही हम अपील करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा। पिछले 24 घंटे में 30,983 लोग इस महामारी के शिकंजे में आ गए। 290 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में जितने लोग पॉजिटिव पाए गए उससे कहीं ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। 36,650 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। राजधानी लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और सहारनपुर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। उत्तर प्रदेश में अंतर्राज्यीय यानी कि दूसरे राज्यों से आने वाले बसों पर लगा दी गई है रोक और साथ ही विमान से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा गांव में आने वाले लोगों की कोरोना जांच होगी और उन्हें क्वारंटीन भी किया जाएगा। ट्रेन में सफर करने वालों की भी जांच होगी और संदिग्ध पाए जाने पर उनका एंटीजन टेस्ट होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। अजीत सिंह की खबर है कि यूपी में लॉकडाउन 6 मई की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। यानी यूपी में लॉकडाउन को 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले मंगलवार सुबह 7 बजे तक का था, लेकिन अब यह जानकारी कि इसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी अब 6 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। लगातार बढ़ रहे कई जिलों में मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। तो लॉकडाउन को मंगलवार सुबह 7 बजे से और आगे बढ़ाकर 6 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल में काम करने वाले दीपक और यशवंत नाम के 2 कर्मचारियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में किया है गिरफ्तार। आरोप यह है कि दोनों कर्मचारी मरीज के कोटे का इंजेक्शन बाहर 40 से 50 हजार रुपए में बेच देते थे। इन दोनों के पास से पुलिस को कई रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी कमोबेश लगातार हालात वैसे ही बने हुए हैं जैसे कि दूसरे राज्यों में। वहां पिछले 24 घंटे में 5,606 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 71 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 2,935 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 2,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बिहार की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 13,534 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से ज्यादातर पटना में 2,748 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। राज्य भर में कोरोना की वजह से 97 लोगों की मौत हो गई और इस दौरान 11,694 लोगों ने कोरोना को मात दी और अपने घर लौट गए ठीक होकर। फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,09,945 है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 13,322 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 145 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज से अगले 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, क्या उसको एक्सटेंड करने की या उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। उधर पंजाब में भी कोरोना का कहर बरप रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 7,327 नए मामले मिले। कोरोना ने 157 लोगों की जान भी ले ली। लुधियाना में सबसे ज्यादा 1404 कोरोना मरीज सामने आए। राज्य में कोरोना की वजह से अब तक
9,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में 60,108 एक्टिव केस हैं, जिनका अलग अलग मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना काल में देश के कई शहरों में ऐसे शैतान घूम रहे हैं जो दिन रात मरीजों की जिंदगी के साथ जानलेवा खिलवाड़ कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर ग्लूकोज का इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। ऐसे ही शैतानों का पर्दाफाश करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महामारी के संकट ने मानवता को झकझोर दिया है। देश में बहुत से लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। एक दो नहीं बल्कि कई शहरों में ऐसे लोग बेनकाब हो रहे हैं। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोर एक एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेच रहे थे। साउथ दिल्ली में ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली के अशोक विहार में 31,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1,65,000 रुपए में बेचने वाले 2 कालाबाजारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के तिलक नगर में पानीपत के एक कोरोना पीड़ित परिवार से एम्बुलेंस के नाम पर मजबूरी का फायदा उठाते हुए 35,000 रुपए वसूले गए। यूपी के कानपुर में 2 आरोपियों को 1,000 का फ्लोमीटर 10,000 में बेचते हुए पकड़ा गया। वहीं गुजरात के गांधीनगर में सरकार ने ऐलान किया है कि रेमडेसिविर समेत कोरोना की नकली दवाएं बेचने वालों के खिलाफ मानव वध का केस चलेगा। कोरोना काल में न्यूज 18 दो तरफा मोर्चे पर डटा हुआ है। एक तरफ लोगों का दर्द और उनकी मुश्किलें दिखाकर सिस्टम के जरिए उन्हें राहत दिलाने वाली खबरें दिन रात दिखाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर महामारी में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ठगने वाले कालाबाजारियों को बेनकाब करने का मिशन भी जारी है। देश के हर शहर में ऐसे कालाबाजारियों को ढूंढकर उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार में पुलिस को शिकायत मिली कि कुछ लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम पर कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी अनुज मिंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि 31,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा था। जब कालकाजी में रहने वाले भारत जुनेजा ने इसके लिए संपर्क किया तो उसे 1,65,000 रुपए में बेचा गया। इस कालाबाजारी की पोल तब खुली जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने वाले ने घर जाकर देखा तो वो काम ही नहीं कर रहा था। कालाबाजारियों ने कंसंट्रेटर वापस लेने से मना कर दिया। जब बात पुलिस तक पहुंची तो एफआईआर दर्ज करके कालाबाजारी करने वाले अनुज मिंडा और रोहिणी सेक्टर 5 में रहने वाले उसके साथी गुरमीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में भी कोरोना काल के कालाबाजारियों का पर्दाफाश हुआ। जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं, उसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। साउथ दिल्ली में रहने वाले 2 युवकों ने मरीजों के फर्जी पर्चे पर कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन हासिल कर लिए। इसके बाद जरूरतमंदों को उन इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगे। एक एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेचने की शिकायत मिली। पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके 15 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त कर लिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एम्बुलेंस की भी खासी कमी है। न्यूज 18 की टीम को एक ऐसा परिवार मिला जो दिल्ली के तिलक नगर से इलाज के लिए पानीपत गया, क्योंकि दिल्ली के अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिला। पीड़ित कमल के मुताबिक वो कोरोना से पीड़ित अपने भाई के इलाज के लिए जिस एम्बुलेंस से आया था उसने 35,000 रुपए लिए। मुनाफाखोर एम्बुलेंस चालक ने 3 से 4 हजार रुपए की जगह 10 गुना ज्यादा रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस ठगी के बाद जब वो पानीपत जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करने के लिए कह दिया गया। इस आरोप पर सीएमओ ने मामले की जांच की बात कही है।
हमने एम्बुलेंस को 35,000 रुपये दिए यहाँ पर आने तक के, जहाँ इतना उन्होंने मुंह फाड़ रखा है। वहाँ पर जो जैसे मर्जी आए लूट रहा है वहाँ पर ना। और दिल्ली तिलक नगर से यहाँ तक आने के, पानीपत आने के उन्होंने 35,000 रुपये ले लिए हमारे से। ऑक्सीजन भी हम अपनी ऑक्सीजन हमने रख के लाए हैं, उसके बाद ऑक्सीजन भी नहीं था। मेरी नॉलेज में भी ऐसा कोई मामला नहीं आया है। अगर सर आता तो कोई शिकायत आएगी तो नेचुरली इसकी जांच करेंगे हम। अब आपने बताया तो मैं अपने स्तर पर भी इसकी जांच करूंगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऑक्सीजन और सिलेंडर दोनों की काफी किल्लत है। लोग ऑक्सीजन गैस भरवाने के लिए एक एक सिलेंडर हजारों रुपए में ब्लैक में खरीदने के लिए मजबूर हैं। लेकिन किल्लत और कालाबाजारी सिर्फ ऑक्सीजन गैस और सिलेंडर की नहीं हो रही है, बल्कि उसमें लगने वाले फ्लो मीटर को भी 10 गुना महंगे दाम पर बेचा जा रहा है। कानपुर के सीसामऊ इलाके में पुलिस ने एक शख्स को 1,000 रुपए का ऑक्सीजन फ्लो मीटर 10,000 रुपए में बेचते हुए गिरफ्तार किया। क्या कीमत है? 13 से 15। और आप इसे कितने में बेच रहे हैं? किसके कहने पे बेच रहे हैं? सर जिनके अंडर हम जॉब करते हैं। यही पूछो ना, कौन है जिनके अंडर में जॉब कर रहे हैं? बदमराज से। कहाँ है उनका मेडिकल स्टोर? उनका मेडिकल स्टोर उन्हीं का नंबर है, उन्हीं को फोन करते हैं। तो है कहाँ, वो काम कहाँ से करते हैं? मेडिकल स्टोर नहीं है। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से शहर में ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर की कालाबाजारी की खबर मिल रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर में फ्लो मीटर लगाकर उसे मरीज की जरूरत के हिसाब से सेट किया जाता है, ताकि ये तय हो सके कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन मरीज को दी जानी है। पुलिस ने फ्लो मीटर की कालाबाजारी की खबर मिलने पर एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये एक अज्ञात वेब कॉलर के द्वारा सूचना दी गई थी कि जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगाया जाता है, ये उसे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा 10,000 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी बाजार की कीमत केवल 1,300 रुपये है। जब इनके द्वारा हमें सूचना दी गई तो हमने इनसे कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, और हमने फिर अपनी एक टीम लगाई सादे में, और तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचे। इसमें अभियुक्त है प्रशांत, उसे मौके से पकड़ा, उसके पास से ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी बरामद हुआ। गुजरात सरकार ने राज्य में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर कोरोना मरीजों की जिंदगी से खेलने वाले मुनाफाखोर अगर बाज नहीं आए तो ऐसे मामलों में गैर इरादतन हत्या का केस चलाया जाएगा। राज्य सरकार ऐसी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और इस इंजेक्शन की कालाबाजारी को राज्य के अंदर हरगिज चलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे करने वाले को मनुष्य मानव वध की कलम उसके अंदर यूज करके हम ऐसे करने वाले को चेतावनी देते हैं कि आप नकली इंजेक्शन करके मौत के सौदागर बनने का काम बंद करें। ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। गुजरात सरकार को नकली रेमडेसिविर को लेकर इतना सख्त फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर कोरोना के इलाज में काम आने वाले रेमडेसिविर के नाम पर नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं। कोरोना मरीजों की जिंदगी के साथ चल रही कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों की साजिश को रोकने के लिए पुलिस ने सूरत में डुप्लीकेट रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां 60,000 कांच की बोतलें और इंजेक्शन के नाम पर ग्लूकोज की बोतलें बरामद हुई। कोरोना की महामारी जिस तरह से देश से दुनिया में फैली हुई है, ऐसे में कोरोना को दर्दियों को सबसे बड़ी ज़रूरत होती है रेमडेसिविर इंजेक्शन को। यही तक का फ़ायदा लेके गुजरात में पिछले कई दिनों से रेमडेसिविर का काले बाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। आज गुजरात के मोरबी में एक इंजेक्शन के साथ एक आदमी पकड़ा गया था। पुलिस ने उसकी जब पूछपरछ की तब पता चला कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली थे और इसके तार अहमदाबाद से लेकर गुजरात के सूरत तक जुड़े हैं। सूरत की इस नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री का रैकेट गुजरात के कई जिलों में फैला हुआ था। सूरत और आसपास के जिलों में यहां से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई किए जाते थे। कोरोना से पीड़ित मरीज घर से लेकर अस्पतालों तक तमाम तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं।
शरीर के अंदर वायरस से लड़ रहे हैं तो उनके परिवार के लोग इलाज के संसाधन जुटाने के लिए दिन रात परेशान हैं। ऐसे में कोरोना की दवाएं और मेडिकल संसाधन के नाम पर मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों से आपको बचना है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य एजेंसियों को सूचित करना है। न्यूज़ 18 जनहित में कोरोना के ऐसे गिद्धों को बेनकाब करता रहेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी कर्नाटक से। कर्नाटक में चामराजनगर के कोविड अस्पताल में 24 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि बीती रात अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में मुश्किल आई, जिसकी वजह से वहां इलाज करवा रहे 24 मरीजों की मौत हुई है। इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो चामराजनगर के डीएम ने कहा है कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। साथ ही जिला प्रशासन ने यह भी दलील दी कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी इस मामले में डीएम से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली।